तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूल मंत्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 मई का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। उससे संबंधित कुछ MCQs हैं जो कि आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी तरह के सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में गीता नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो दोस्तों, ये है गीता नौसेदा और इन्हें जो है अभी हाल ही में गीता नौसेदा को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। गैर पक्षपाती उम्मीदवार और पूर्व बैंक मुख्य अर्थशास्त्री गीता नौसेदा को 26 मई 2024 को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। उन्होंने प्रधानमंत्री इंग्रिडा शिमोनाटे को हराया। 12 मई 2024 को हुए शुरुआती चुनाव में नौसेदा को 46% और शिमोनाटे को 16% वोट मिले, जिसके बाद दूसरे चरण का चुनाव हुआ। नौसेदा ने निर्णायक रूप से जीत हासिल की और अपना दूसरा 5 साल का कार्यकाल हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिर से चुने जाने पर बधाई दी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 24 मई 2024 को एक साल के लिए जो है तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने 24 मई 2024 को से एक साल के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से प्रेरित यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लागू किया गया है। प्रतिबंध का उद्देश्य इन उत्पादों से जुड़े मौखिक कैंसर और ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय भरण पोषण के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल सरकार ने ही वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय भरण पोषण के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश दिया है। संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। केरल सरकार ने केरल वन विकास निगम KFDC को 2024-25 में वित्तीय सहायता के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया है। नीलगिरी 660 प्रजातियों से अधिक प्रजातियों का एक वंश है। इसमें लगभग 660 प्रजातियां आती हैं, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। गम ट्री के रूप में जाने वाले इनमें गोंद से भरी छाल, गोलाकार पत्तियां और फल छोटे होते हैं। भारत में नीलगिरी टेरेटिकार्निस और नीलगिरी शंकर आमतौर पर विभिन्न राज्यों में उगाए जाते हैं जो उपजाऊ दोमट मिट्टी में पनपते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में खबरों में आया MP फ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके ऑप्शंस हैं इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चिली एंड ऑप्शन डी टोंगा। तो दोस्तों,
एम्पी फ्लेग्रेई जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली राज्य में है, इटली देश में है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए है। इससे संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में के दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप इटली के कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो में क्षेत्र में आया। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है जिसके 39,000 साल पहले बने 12 से 15 किलोमीटर के कैल्डेरा में कई केंद्र हैं। माउंट वेसुवियस के विपरीत यह सक्रिय और विस्तृत है, जिसका 1/3 टायरहेनियन सागर के नीचे है। 1538 में अंतिम विस्फोट ने मोंटेनुवोवा का निर्माण किया था। 1950 से यह महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक जोखिम हमेशा पैदा करता रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की रॉक नक्काशी की खोज की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों रॉक नक्काशी जो है यह गोवा में मिली है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, संबंधित इससे तथ्य को देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाण युग की रॉक नक्काशी की पुष्टि की है। सूखी जमी नदी के किनारे मेटा बैसाल्ट चट्टान पर नक्काशी में जेबस बैल और मृग जैसे जानवरों के साथ साथ उनके पैरों के निशान और कप्यूल भी दिखाए गए हैं, कपल भी दिखाए गए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग पूरा पाषाण काल से लेकर जानवरों की आकृतियों से लेकर मध्य पाषाण काल तक फैली हुई हैं, जिनमें मानव दृश्य हैं, और नवपाषाण ताम्रपाषाण काल तक जिसमें मिट्टी के बर्तन और धातु और औजार दिखाए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? ऑप्शन है दीपा कर्माकर, प्रणति नायक, ऑप्शन सी रुचा दिवेकर, ऑप्शन डी कल्पना देवनाथ। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें जो है दीपा कर्माकर हैं, वह भारत की पहली 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। इससे जुड़े संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। त्रिपुरा की रहने वाली हैं दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की फाइनल में 13.566 स्कोर के साथ जीत हासिल की। उत्तर कोरिया की किम सोन हयांग और जो क्योंग ब्योल ने रजत और कांस्य पदक जीता। इस जीत के बावजूद दीपा ऑलराउंड में 16वें स्थान पर रहीं और 2024 पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूक गईं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में खबरों में रही नीशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो नीशी जनजाति जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका
उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नीशी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो जो क्रिकेटर हैं और कबाक यानो जो कि क्रिकेटर हैं और पर्वतारोही भी हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके यह नीशी जनजाति की पहली महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनी हैं। यह दोनों तथ्य आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला और नीशी जनजाति की पहली महिला बनी हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह जो है वो नीशी जनजाति है, जिसमें मुख्य रूप से असम के 8 जिलों और हिस्सों में रहता है। लगभग 3 लाख की आबादी के साथ वे स्लैश एंड बर्न कृषि का अभ्यास करते हैं और विभिन्न हस्तशिल्प में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। धार्मिक रूप से वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और स्वदेशी डोनी पोलो धर्म का पालन करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। सरकारी स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश में के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विजयपुर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी धीरपुर, ऑप्शन डी बैतूल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए विजयपुर। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उद्घाटन किया। 4 जनवरी 2022 को स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, पायलट परियोजनाओं के लिए समर्थन, ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास और ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और मानकों के लिए नीतिगत ढांचा शामिल है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ट्रस्ट कानून के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस हैं आवश्यक वस्तुओं के लिए मुख्य नियंत्रण स्थापित करना, ऑप्शन बी बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को विनियमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना। तो इसका उत्तर है बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर है। इससे संबंधित तथ्य को देख लेते हैं एक नज़र। एंटी ट्रस्ट कानून एकाधिकार, कार्टेल और विलय को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो उपभोक्ता कल्याण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा को प्रतिबाधित कर सकते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य बाजार में एक समान खेल का मैदान बनाए रखना है जिसमें सभी को बराबर मौका मिले और सब बराबर उसमें अपना अपना योगदान दे पाएँ, जिससे व्यवसायियों को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने और उपभोक्ताओं को विकल्प और उचित मूल्य प्रदान करने की अनुमति मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी फिलीपींस एंड ऑप्शन डी इटली। तो पापुआ न्यू गिनी जो है यह इसका राइट आंसर है। पापुआ न्यू गिनी में ही जो है अभी जो भूस्खलन हुआ था वो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। संबंधित तथ्य को जरा सा एक नज़र देख लेते हैं। चौबीस मई 2024 को स्थानीय समय लगभग 3 बजे पापुआ न्यू गिनी में एंगा प्रांत के यम्बाली गांव में हुए एक बड़े भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग दफन हो गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा।
पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि माउंट मुगालो के ढहने से हुए एक बड़े भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग दफन हो गए। इस आपदा के कारण इमारतों और खाद्य बागानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने संकट से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, यूरोपीय देशों की कौन सी तिकड़ी आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के राज्य का दर्जा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, फ्रांस, इटली। ऑप्शन बी आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन। ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, डेनमार्क। एंड ऑप्शन डी ग्रीस, पुर्तगाल, नीदरलैंड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन। इससे संबंधित तथ्य को जरा सा एक निगाह देख लेते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन के राज्य का दर्जा औपचारिक रूप से मान्यता देने के इरादे की घोषणा की है। यह कदम फिलिस्तीनी संप्रभुता को स्वीकार करने और इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करने के कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में कौन सी सैद्धांतिक घटना अदृश्य कणों के अस्तित्व को दर्शाती है, जो केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से दृश्यमान पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, फिर भी ब्रह्मांड में अधिकांश पदार्थ का गठन करते हैं? ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ऑप्शन बी डार्क एनर्जी, ऑप्शन सी डार्क मैटर एंड ऑप्शन डी ब्लैक होल। तो दोस्तों इसका उत्तर है डार्क मैटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन पर निगाह डालते हैं। दृश्य पदार्थ और प्रकाश पर डार्क एनर्जी के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण डार्क मैटर के अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। यह न तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं और न ही अवशोषित करते हैं। यह न तो उत्सर्जित करते हैं और न ही अवशोषित करते हैं, जिससे यह एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं और केवल गुरुत्वाकर्षण इंटरेक्शन के माध्यम से ही यह पता लगाया जा सकता है। अपनी मायावी प्रकृति के बावजूद डार्क मैटर को ब्रह्मांड में कुल पदार्थ का लगभग 85% माना जाता है, जो आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों की बड़े पैमाने पर संरचना और गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, कौन सी भौगोलिक घटना ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर थोड़ा कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ऑप्शन बी महासागरीय धाराएं, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय उभार। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय उभार। इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे यह उत्तर सही है। पृथ्वी के घूमने के कारण यह भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभार लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों की तुलना में पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी अधिक हो जाती है। दूरी में यह भिन्नता गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करती है, जो ध्रुवों पर अधिक मजबूत और भूमध्य रेखा पर कमज़ोर होता है। यह घटना वजन माप और पृथ्वी के समग्र आकार में अंतर में योगदान करती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, आयुर्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को दर्शाता है, जहां चेतना और पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं?
ऑप्शंस हैं मर्म, ऑप्शन बी नाड़ी, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी चक्र। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी चक्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। आयुर्वेद और अन्य भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार चक्रों को शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र माना जाता है। वे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच प्रतिच्छेदन बिंदु हैं जो चेतना और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ 7 मुख्य चक्र स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट शारीरिक कार्यों और भावनात्मक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद और योग प्रथाओं में इन चक्रों को संतुलित करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए MCQs, करंट अफेयर्स MCQs के साथ।